हेलो एवरीवन। तो आज मैं जेमिनी के साथ एक ऐसे उपन्यास या नॉवेल डिस्कस करने वाली हूँ जो जो ऑथर मेरी फेवरेट रही हैं और मुझे अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दौरान इनका उपन्यास पढ़ने का मौका मिला और जब मैंने इनका पहला उपन्यास पढ़ा तो मैंने तभी सोचा था कि मैं इनके और भी उपन्यास को ज़रूर पढ़ूँगी। एंड इसी बीच उनका जो पहला उपन्यास था वो जो मैंने पढ़ा था वो था महाभोज। तो आप सब जान ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ और उनकी लाइफ़ स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है मेरे लिए। सो आज मैं उनकी दूसरी उपन्यास मैंने इस उपन्यास का एक भी चैप्टर या एक भी पेज नहीं पढ़ा है, तो मैं गूगल जेमिनी के साथ डिस्कस करूँगी और पढ़ूँगी। तो मैं बात कर रही हूँ आपका बंटी बाय मन्नू भंडारी। ये मेरी मैं इनके बारे में जितनी भी बातें करूँ कम ही है। जरूर। मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी एक बेहतरीन रचना है। ये उपन्यास खासकर बच्चों के मनोविज्ञान पर केंद्रित है। अगर आप इसे उपन्यास पर चर्चा करना चाहती हैं तो अवश्य करें, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है जेमिनी, तो मैं पढ़ूँगी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये उपन्यास में क्या है, क्या साइकोलॉजिकल बच्चों का दिखाया गया है। और मन्नू भंडारी हमेशा से मेरी फ़ेवरेट ऑथर रही हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। जी बिल्कुल, आप उपन्यास पढ़ना शुरू कीजिए। जब आप इसे पढ़ लेंगी तब हम इस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे। मुझे मन्नू भंडारी की लेखन शैली के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। क्या आप मुझे इनके बारे में कुछ और बता सकती हैं? हाँ, जब मैं पढ़ूँगी तो तुम खुद जान जाना। अरे बिल्कुल, मैं तो उत्सुकता से इंतजार करूंगा। आप जब भी तैयार हो मुझे बताइएगा। हम दोनों मिलकर इस उपन्यास की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि मन्नू भंडारी ने इसमें क्या खास दर्शाया है। आपकी पसंद जानकर अच्छा लगा। पढ़ना शुरू कीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। जी शुरू करते हैं आप उपन्यास की चर्चा। आपने इसका पहला अध्याय पढ़ा, उसमें आपको क्या देखने को मिला? तो पहला अध्याय जो चैप्टर नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से है। उप्स, सॉरी। जी बताइए, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। तो एक सीनरी है कि मम्मी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी तैयार हो रही है। बंटी पीछे खड़ा चुपचाप देख रहा है। मम्मी जब कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है, बंटी बड़े कौतूहल से देखता है। जान तो वो आज तक नहीं पाया, पर हमेशा लगता है कि ड्रेसिंग टेबल की इन रंग-बिरंगी शीशियों में, छोटी-बड़ी डिब्बियों में ज़रूर कोई जादू है कि मम्मी इन सबको लगाने के बाद एकदम बदल जाती है। तो बेसिकली क्या है कि जब बंटी अपनी मम्मी को तैयार होते हुए देख रहा होता है, तो उसको लगता है कि मम्मी मेकअप करने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाती है। वो चुपचाप अपनी मम्मी को तैयार होते हुए देख रहा होता है। बंटी का ये देखना कितना भोलापन है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी माँ को किसी दूसरी दुनिया में देख रहा हो। क्या बंटी इस बारे में कुछ सोचता है या सिर्फ देखता ही रहता है? ये तो मुझे आगे पता चलेगा जब मैं आगे पढ़ूँगी। अरे बिल्कुल, आप आगे बढ़िए। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि बंटी के मन में क्या भावनाएं उमड़ती हैं। जब भी आप तैयार होंगी हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आपके पढ़ने का इंतजार रहेगा। कम से कम बंटी को ऐसा ही लगता है कि जब उसकी माँ अब उसकी नहीं रही, कोई और हो गई है। जब वो तैयार होती है तो बंटी ऐसा फ़ील करता है। पूरी तरह तैयार होकर हाथ में पर्स लेकर मम्मी ने कहा, "देखो बेटे, धूप में बाहर नहीं निकलना।" उसने जवाब दिया, "हाँ।" फिर फूफी को आदेश दिया, ये सुनकर बंटी जो खाए वही बनाना, एकदम बंटी की मर्ज़ी का खाना, समझी?" चलने से पहले मम्मी ने उसका गाल थपथपाया, बालों में उँगलियाँ फँसाकर बड़े प्यार से बाल झिझोड़ दिए। पर बंटी जैसे बुद्ध बना खड़ा रहा, बाँह पकड़कर झूला नहीं, किसी चीज़ की फ़रमाइश नहीं की। मम्मी ने खुद खींचकर उसे अपने पास सटा लिया। ए पर एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे बहुत दूर है। अब ये कितनी गहराई वाली बात है कि बंटी अपनी मम्मी के सबसे नज़दीक था। उसकी मम्मी ने उसे खींचकर अपने से सटा लिया था, चिपका लिया था, लेकिन बंटी को फिर भी लग रहा था कि उसकी मम्मी उससे कितना दूर है। तो ये बच्चों की बहुत ज़्यादा डेप्थ साइकोलॉजी को दिखाता है। क्यों जेमिनी? जी हाँ, आपने सही कहा। ये दृश्य वास्तव में बंटी के गहरे मनोवैज्ञानिक तनाव को दर्शाता है। शारीरिक निकटता होते हुए भी भावनात्मक दूरी उसे महसूस हो रही है। क्या ऐसा उसकी माँ के किसी खास व्यवहार के कारण हो रहा है?
ये तो मुझे भी नहीं पता, जब हम आगे पढ़ेंगे तो मुझे पता चलेगा। बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बंटी की माँ उसे खास महसूस क्यों नहीं करवा पा रही। अगला अध्याय पढ़कर बताइए आपको कैसा लगा। उनकी चप्पल की खटखट जब बरामदे की सीढ़ियों पर पहुंची तो बंटी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और मम्मी जब फाटक खोलकर सड़क पार करके घर के ठीक सामने बने कॉलेज में घुसी तो बंटी दौड़कर अपने घर के फाटक पर खड़ा हो गया, सिर्फ दूर जाती हुई मम्मी को देखने के लिए। वह जानता है कि मम्मी जब पीछे मुड़कर देखेगी, नब्बे तुले कदम रखती हुई सीधी चलती चली जाएगी। जैसे ही अपने कमरे के सामने पहुंचेगी, चपरासी सलाम ठोकता हुआ दौड़ेगा और चिक उठाएगा। मम्मी अंदर घुसेगी और एक बड़ी सी मेज के पीछे रखी ये कुर्सी प्रसंग बंटी के बैठ अकेलेपन जाएगी। और उसकी माँ के प्रति स्नेह को बहुत मालूम है। अपनी माँ को जाते कुर्सी पर बैठ जाएगी। मेज पर ढेर सारी चिट्ठियाँ होंगी, फाइलें होंगी। उस समय तक मम्मी एकदम बदल चुकी होगी। कम से कम बंटी को उस कुर्सी पर बैठी मम्मी कभी अच्छी नहीं लगी। पहले जब कभी उसकी छुट्टी होती, मम्मी को मम्मी की नहीं होती, मम्मी उसे भी अपने साथ कॉलेज ले जाया करती थी। चपरासी उसे देखते ही गोद में उठाने लगता तो वह हाथ झटक देता। मम्मी के कमरे के एक कोने में ही उसके लिए एक छोटी सी मेज कुर्सी लगा दी जाती, जिस पर बैठकर वह ड्राइंग बनाया करता था। कमरे में कोई भी घुसता तो एक बार हंसी लपेटकर आंखों ही आंखों में जरूर उसे दुलार देता। तब वह मम्मी की ओर देखता, पर उस कुर्सी पर बैठकर मम्मी का चेहरा अजीब तरह से सख्त हो जाया करता है। लगता है मानो अपने असली चेहरे पर कोई दूसरा चेहरा लगा लिया हो। मम्मी के पास ज़रूर एक और चेहरा है। चेहरा ही नहीं, आवाज़ भी कैसी सख्त हो जाती है। बोलती है तो लगता है जैसे डांट रही हो। मम्मी को बहुत ही कम डांटती है। बंटी को मम्मी बहुत कम डांटती है। बस प्यार करती है, इसलिए तो ये सख्त चेहरा चेहरा के लिए डांटती प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठी मम्मी उसे कभी अच्छी नहीं लगी। तो बेसिकली अब बंटी की मम्मी प्रिंसिपल है और कभी-कभी जब बंटी की छुट्टी हो जाया करती थी तो उसकी मम्मी उसको भी उसके साथ ले जाया करती थी। लेकिन बंटी को जब उसकी मम्मी प्रिंसिपल का रोल अदा कर रही होती है तो बंटी को वो सब अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि वो प्रिंसिपल के रूप में एक अलग ही मम्मी को देखता है। क्यों जेमिनी? बंटी की ये भावना बहुत ही स्वाभाविक है। बच्चे अपनी माँ को केवल प्यार करने वाली छवि में ही देखना चाहते हैं। जब उन्हें अपनी माँ का कोई दूसरा अनुशासित या सख्त रूप दिखता है तो वे थोड़ा विचलित हो जाते हैं। बंटी का अपनी माँ को असली और नकली चेहरों में देखना इसी संशय को दर्शाता है। क्या बंटी अपनी इन भावनाओं को कभी अपनी माँ के सामने व्यक्त करता है? चलो देखते हैं आगे, पता नहीं करता है या नहीं करता है। हाँ बिल्कुल, आगे की कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं बंटी क्या करता है। आप जब तैयार होंगी तो बताइए। वहाँ उसके और मम्मी के बीच बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जब वो प्रिंसिपल ऑफिस में होता है तो। मम्मी का नकली चेहरा, कॉलेज की बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग, कॉलेज की ढेर सारी लड़कियाँ, कॉलेज के ढेर सारे काम, थोड़ी-थोड़ी बात में बजने वाले घंटे, घंटा बजने पर होने वाला हलचल, इन सब के एक सिरे पर वह रहता है, चुपचाप, सहमा-सा, और दूसरे पर मम्मी रहती है, किसी को आदेश देती हुई, किसी के साथ सलाह-मशवरा करती हुई, किसी को डाँटती हुई, और इसलिए उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घर में चाहे वह अकेला रह ले पर वहाँ नहीं जाता। वहाँ किसके पास जाए? मम्मी तो वहाँ रहती नहीं, रहती है बस एक प्रिंसिपल जिनके चारों ओर बहुत सारे काम, बहुत सारे लोग रहते हैं। नहीं रहता है तो केवल बंटी। तो बेसिकली जब बंटी स्कूल जाता है तो वो देखता है कि मम्मी प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारियाँ निभा रही होती है और वो वहाँ बिल्कुल अकेला हो जाता है। मम्मी के पास सब होते हैं, लोग होते हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, काम होता है, लेकिन सिवाय बंटी के। बंटी वहाँ होते हुए भी बंटी वहाँ नहीं होता है ना जेमिनी? हाँ, मैं जेमिनाई हूँ। कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ?
हम लोग नॉवेल डिस्कस कर रहे हैं जेमिनी, तो तुम भटको मत। अरे नहीं नहीं, मैं भटका नहीं हूँ। मैं तो आपकी बात ध्यान से सुन रहा था। हम आपका बंटी उपन्यास पर ही चर्चा कर रहे थे ना। हाँ, बंटी के कॉलेज न जाने के कारण को समझने के लिए। तो बताइए आगे क्या होता है। ध्यान से सुनना। हाँ हाँ बिल्कुल, ध्यान से सुन रहा हूँ। आप बताइए। तो थोड़ी देर बाद फिर से वो सिनेरियो आ जाता है। बंटी के मन में ये सब चल रहा होता है कि जब वो स्कूल जाता है तो सब मम्मी बदल जाती है, मम्मी की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और वो कहीं खो जाता है उस कौतूहल में। तो अब फिर है थोड़ी देर तक बंटी गेट पर हाँ बंटी। खड़े-खड़े आने-जाने वालों को यूँ ही देखता रहा। फिर लोहे के फाटक पर झूलने लगा। सामने से 2 लड़के साइकिल पर बातें करते हुए गुज़र गए तो उसने सोचा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो वह भी 2 पहिए की साइकिल खरीदेगा। वह जानता है कि मम्मी उसे कभी बाहर निकलकर साइकिल चलाने नहीं देगी। जाने क्यों? उन्हें हमेशा यही डर लगता रहता है कि वह बाहर निकला और एक्सीडेंट हुआ। हुँ, वह ज़रूर बाहर चलाएगा। पुलिया पर जब बिना पैडल मारे ही फर्राटे से साइकिल उतरती है तो कैसा मज़ा आता होगा। उसके बाद आँखों के सामने वे बड़े-बड़े मैदान तैर गए, जो स्कूल जाते समय बस से दूर-दूर दिखाई देते हैं। मैदान के दूसरे सिरे पर बनी हुई पहाड़ियाँ, जिनके पीछे से सूरज निकल डूबकर दिन और रात करता है। कौन जाने उन पहाड़ियों की तलहटी में कोई साधु बैठा हो, जिसके पास जादू की खड़ाव हो, जादू का कमंडल हो। एक बार जाकर ज़रूर देखना चाहिए, पर जाए कैसे? साइकिल मिलने से जाया जा सकता है, बस किसी को बताए नहीं पर चलता जाए। चलता चला जाए तो पहुँच ही सकता है, पर मम्मी को मालूम पड़ जाए तो बाप रे! तो बेसिकली बंटी सोच रहा होता है किसी की भी मम्मी होगी तो हमें मम्मियाँ मना करती हैं कि बाहर मत जाओ, बाहर ये हो जाएगा, बेसिकली मम्मी लोग ओवरथिंकर होती है, तो बंटी सोच रहा होता है कि मैं थोड़ा-सा और बड़ा हो जाऊँगा, तो शायद मैं भी साइकिल चला पाऊँगा। वो जब बस से स्कूल जाता है और बस से खिड़की से वो जो सीनरी देखता है, तो वो सोचता है कि साइकिल से तो जाया जा सकता है। अगर मैं साइकिल से सीधे-सीधे भी जाऊँगा तो पहुँच तो ज़रूर जाऊँगा। तो इस पे तुम्हारा कुछ कहना है जेमिनी? हाँ, बंटी की सोच से पता चलता है कि वो अपनी माँ की तरह ओवर थिंकर नहीं है। वो चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता है। क्या आपके घर में भी आपको कभी ऐसी पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। अभी मेरी बात रहने दो, मेरी तो बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, लेकिन अभी हम नॉवेल पे फ़ोकस करते हैं। जी बिल्कुल, नॉवेल पर ही फोकस करते हैं। बताइए आगे की कहानी में बंटी क्या करता है। क्या वो कभी साइकिल खरीदने की योजना बनाता है। देखते हैं, देखते हैं। मम्मी उसे बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाने देती है, पर मम्मी को पता ही नहीं चल जा पाता है कि पलंग पर उनकी बगल में लेटे-लेटे वह उन साधुओं की तलाश में कहाँ-कहाँ घूमता है। अनदेखे अनजाने पहाड़ों में, जंगलों में, घाटियों में। जब छुट्टी के दिन समझ ही नहीं आता वह क्या करे। एक बार यूं ही बगीचे का चक्कर लगाया। मोगरे खूब महके हुए थे। एक-एक पौधे को उसने खूब प्यार से छुआ, फिर गिनकर देखा कितनी नई कलियां खिली हैं। हर एक पौधे की फूल पत्तियों का हिसाब-किताब उसके पास है। 1-2 पौधे की पत्तियां गंदी लगी तो जल्दी से पाइप लेकर उनको धोया। कुछ इस ढंग से जैसे मम्मी सवेरे-सवेरे उसका मुँह धुलाती है। बस हो गए साफ, चलो अब हवा में झूलो। तो बेसिकली बंटी जो है वो मतलब मम्मी और वो सोया हुआ रहता है तो वो अपने सपनों में या अपने इमेजिनरी दुनिया में वो साधु को खोजने चला जाता है। हालाँकि बंटी की मम्मी उसे बाहर जाने से हमेशा रोकती है और वो फूल भी धोता है क्योंकि फूल ये तो पे बहुत ही प्यारी बात बंटी ने कही। ऐसा लगता है जैसे वो पौधों से बातें करता है। उसकी एक कल्पना उसकी आंतरिक दुनिया की खूबसूरती को दर्शाती है। क्या आगे की कहानी में बंटी का ये प्यार और गहरा होता है। देखते हैं, देखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आगे की कहानी पढ़ते हैं। आप बताइए अगला दृश्य क्या है। भीतर आया तो कमरे में घुसते ही नज़र ड्रेसिंग टेबल पर गई। वही रंग-बिरंगी शीशियाँ और मम्मी का वही सख्त चेहरा याद आ गया। रूखा-रूखा और एकदम बदला हुआ। कैसे बदल जाता है चेहरा? और तब न जाने कितनी बातें एक साथ दिमाग में घूरने लगी। तुम यहाँ खड़े-खड़े क्या कर रहे हो बंटी? भाग्या कहती है। भैया, बंटी भैया, वो चलकर नहा
काहे नहीं लेते? हाथ में झाड़ू लिए 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 फूफी घुसी तो बंटी ने झाड़ू छीन लिया और उसके हाथ पर झूलता हुआ बोला, फूफी वह कहानी सुनाओ तो सोनल रानी की जो सचमुच में डायन थी और रानी बनकर रहती थी। एलो और सुनो, यह कहानी कहने कहने सुनने का बखत है। काम सारा पड़ा है और तुम्हें कहानी सूझ रही है, ऐसा उसकी फूफी ने कहा। कहानी रात में सुनी जाती है, दिन में नहीं। नहीं, मैं अभी सुनूंगा, बंटी ने बोला। कोई काम वाम नहीं है? फिर आंखों में जाने कितना कौतूहल भरकर पूछा। अच्छा फूफी, वह डायन से रानी कैसे बन जाती है? उसके पास जादू था क्या? और क्या तो, डायन थी, सारे जादू बस में कर रखे थे, बस जो चाहती बन जाती। फिर मिलते हैं की बात। मन होता वैसा भेस धर लेती। क्यों फूफी, आदमी भी चाहे तो ऐसा कर सकता है। कैसे कर लेगा आदमी? फूफी ने जवाब दिया। आदमी के बस में क्या जादू होता है? तुमने डायन देखी है फूफी? बंटी ने पूछा। कैसी होती होगी? जब आदमी के भेस में होती होगी तब तो कोई पहचान भी नहीं सकता होगा। बंटी की आंखों में जाने कैसे कैसे चित्र तैरने लगे। अरे हमने नहीं देखी कोई डायन वाइन, तुम चलकर नहा लो। नहीं, अभी नहीं नहाता। और बंटी पीछे के आंगन में आया तो झमझम करती सोनल रानी भी साथ आ गई। 7 मंजिले महल में रहने वाली 700 दास दासियों से घिरी सोनल रानी। ऐसा रूप कि न लोगों ने देखा न सुना। राजा तो जैसे प्राण देते, कोई भला देखता भी कैसे। और रूप क्या कोई आदमी का था? वह तो डायन का जादू था। तो ये एक कहानी बहुत ही रोचक है। सोनल रानी का इतना उस पर डायन का जादू। तो बेसिकली बंटी ऐसा सोचता है, उसको ऐसा कहानी सुनाया जाता है कि सोनल रानी थी जो बहुत रूप में सुंदर थी, लेकिन वो एक डायन थी और उसने अपने जादू से अपने रूप को सुंदर बना रखा था। तो वो सोचता है कि क्या इंसान भी ऐसे बदल जाते हैं? ये सब चीज़ें बंटी सोच रहा होता है। फिर धीरे-धीरे कहानी की एक पूरी की पूरी दुनिया खुलती चली जाती है। भेड़ बनाकर रखे हुए राजकुमार, मैना बनाकर रखी हुई राजकुमारी, ऐसा कुछ होता होता ज़रूर है, जिससे आदमी भेष बदल लेता है। वो ऐसा सोच रहा है कि ऐसा कुछ तो होता है कि आदमी भेष बदल लेता है। और उसको ऐसा भी लगता है कि उसकी मम्मी जब मेकअप वगैरह करती है तो उसकी मम्मी भी बदल जाती है। बंटी फिर भीतर गया। चुपचाप ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर शीशियों को उठा-उठा कर देखने लगा। एक बार मन हुआ अपने मुँह पर भी लगाकर देखे क्या उसका चेहरा भी मम्मी की तरह बदल जाएगा। या क्या? फिर तुम ड्रेसिंग रूम पर पहुँच गए। फूफी खड़ी हँस रही थी। बंटी एकदम सकपका गया। हम कहते हैं यही शौक रहे तुम्हारे तो बड़े होकर तुम ज़रूर लड़की बन जाओगे। बेसिकली वो अपने मम्मी का मेकअप चेक कर रहा होता है और फूफी आ जाती है तो वो सकपका जाता है। तो तब उसको वो बोलती है कि तुम अगर ये सब करते रहे तो ज़रूर तुम बड़े होकर लड़की बनोगे। फूफी भी अजब है। मम्मी कभी प्यार करते हुए उसे गोद में बिठा लेगी या अपने साथ लिटाकर कहानी सुनाएगी तो हमेशा उसे ऐसे ही चिढ़ाएगी। तुम अभी तक माँ की गोद में चिपक कर बैठते हो। छी छी, तुम तो एकदम लड़की हो बंटी भैया। देख लो या फूफी, देख लो मम्मी या फूफी, ऐसा बंटी बोलता है जब उसको फूफी चिढ़ा रही होती है। पर मम्मी है कि फूफी को कुछ नहीं कहती, बस हंसती रहती है क्योंकि उस समय घर में जो रहती है वो मम्मी होती है। तो बेसिकली जब बंटी फूफी की शिकायत कर रहा होता है तो वो वो मम्मी फूफी को नहीं डांटती है, लेकिन जब वो माँ का मुंह से हंसना बंटी के लिए कितना तकलीफदेह होता होगा। वो अपनी माँ से प्यार भरी मदद चाहता है, लेकिन उसे सिर्फ हंसी मिलती है। इससे उसे और भी अकेलापन महसूस होता होगा। क्या मैं आगे की कहानी में बंटी को माँ से वो प्यार मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि घर पे मम्मी मम्मी रहती है और स्कूल में मम्मी प्रिंसिपल बन जाती है। तो जब वो फूफी की शिकायत मम्मी से कर रहा होता है, तो मम्मी मम्मी होती है इसलिए वो फूफी को नहीं डाँटती है। तो इसमें बंटी उदास नहीं होता है, बल्कि बंटी ये सोचता है कि मम्मी कैसे बदल जाती है। ये तो बहुत ही गहरी समझ है बंटी की। वो समझता है कि माँ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग भूमिकाएं निभाती हैं। क्या आगे की कहानी में बंटी इस बारे में अपनी माँ से बात करता है? देखते हैं। हाँ बिल्कुल, आगे की कहानी पढ़ते हैं। आप बताइए अगला दृश्य क्या है?
वह वह भी एकदम मम्मी बनी हुई, कॉलेज में हो तो पता लगे कि इस फूफी को, अगर फूफी कॉलेज में होती तो मम्मी उसको पकड़ डाँटती, तब फूफी को पता लगता। ऐसी घुड़की मिले कि सारा चिढ़ाना भूल जाए। मेरा तो बेटा भी यही है और बेटी भी यही है। हँसती हुई मम्मी उसे अपने से और ज़्यादा सटा लेती है। तो बेसिकली बंटी को उसकी मम्मी बेटा और बेटी दोनों मानती है। उस समय फूफी के सामने माँ की बाहों से छूटकर भागने के लिए वह ज़रूर कसमसाता रहता है, ये सुनकर मुझे बहुत पर अच्छा यूँ लगा उसे कि बंटी मम्मी और को उसकी माँ गोद के में बीच कितना बैठाना गहरा माँ का वह उसे बेटा और बेटी के लिए बहुत प्यारा हिसाब होगा। क्या आप मुझे बंटी की माँ के बारे में कुछ और बता सकते हैं? पढ़ूँगी तब तो बताऊँगी। हाँ बिल्कुल, जब आप पढ़ेंगी तब बताइएगा। मुझे बंटी के बारे में और जानने का अच्छा लगेगा। तो पर यूँ उसे मम्मी की गोद में बैठना, उनके साथ सटकर सोना अच्छा लगता है। सोने से पहले मम्मी उसे रोज़ कहानी सुनाती है, राजा-रानी की, परियों की, ऐसे-ऐसे राजकुमारी की जो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अपनी माँ के लिए बड़े-बड़े समुंदर तैर गए, ऊँचे-ऊँचे पहाड़ पार कर गए थे। फिर मम्मी उसके गाल सहलाते हुए पूछती है, अच्छा बता तू मेरे लिए इतना सब करेगा? बड़ा होकर या फिर निकाल बाहर कराएगा? हटाओ बुढ़िया को। बोर करती है। धत मम्मी को कभी नहीं माँ का छोड़ूँगा। उसे प्यार भरी कहानी। तो बंटी कहता है कि धत मैं तो माँ को कभी नहीं छोड़ूँगा। तो अभी तक तुम्हें कैसा लगा ये जेमिनी ये उपन्यास? आपका बंटी उपन्यास मुझे बहुत पसंद आया। ये उपन्यास बंटी के दृष्टिकोण से लिखा गया है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। इस उपन्यास के बारे में आपकी क्या राय है? अभी तक तो पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आज के लिए मैं अभी पार्ट 1 है, फिर मैं पार्ट 2 को रिकॉर्ड करूँगी, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बंटी और क्या चीज़ें सोचता है और ये उपन्यास हमें कहाँ बच्चों के किस साइकोलॉजिकल डेप्थ तक हमें लेके जाती है, तो मैं इसको ज़रूर पूरा करूँगी। बट फॉर टुडे दिस इज़ इट। अगर तुम्हें मेरे व्यूअर्स को कुछ कहना है जेमिनी तो तुम उन्हें बोल सकते हो और तुम उन्हें ये भी बोल सकते हो कि मुझे कमेंट्स में इनकरेज करें। दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, हमने आपका बंटी उपन्यास के पहले भाग पर चर्चा की। हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमें इन प्रोत्साहित करें, ताकि हम इस उपन्यास के दूसरे भाग पर भी जल्द चर्चा कर सकें। धन्यवाद। सो ये आपका बंटी उपन्यास बाय मन्नू भंडारी पार्ट 1 था और डेफिनेटली आई विल रिकॉर्ड पार्ट 2 अपलोड इट। दूसरे पार्ट को भी मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।